हर साल 18 मई को पूरी दुनिया विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाती है। एड्स आज भी एक लाइलाज बीमारी बना हुआ है और अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी है। कोरोना वायरस के बारे में भी WHO द्वारा चेतावनी दी जा चुकी है कि शायद यह वायरस दुनिया में कभी भी खत्म ना हो। सालों पहले एड्स भी एक ऐसे ही HIV वायरस के कारण शुरू हुआ, जिसके इलाज के लिए आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी। इसीलिए एड्स क्या है और एड्स के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। HIV एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। जैसे ही ये वायरस किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है तो हम उसको HIV पॉजिटिव लेबल करते हैं। लेकिन एड्स की जहाँ तक बात करें, जब मरीज को उसके पूरे सिम्टम्स आ जाते हैं तब हम उसको एड्स बोलते हैं। इनिशियल स्टेज में जो व्यक्ति के अंदर जब वायरस प्रवेश कर जाती है HIV, वो पॉजिटिव आ जाती है वायरस, तो हम उसको HIV पॉजिटिव बोलते हैं। जो HIV वायरस है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होती है और ये इतनी खतरनाक वायरस होती है, अगर ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी, उसके सेल्स के ऊपर अटैक करती है। CD4 सेल्स का काउंट घटता है, जिससे कि हमारा बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, प्रतिरोधात्मक शक्ति है, उसके ऊपर वो ख़त्म होती है। और जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होती हैं, सिंपल जो हमारे अंदर बैक्टीरिया कमेंसल्स होते हैं, वो भी हमारे लिए घातक हो जाते हैं। तो कई तरीके की जो भयानक बीमारियां, उसमें लेग्यूनोल्स, निमोनिया और दूसरे तरीके की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होती है। और इस तरह से धीरे धीरे जब मनुष्य फुल ब्लोन एड्स का पेशेंट हो जाता है तो कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कि जब कोई व्यक्ति किसी भी तरीके के वायरस, कोई भी वायरस, जब हमें, जिस तरह हम चिकन पॉक्स की वायरस की बात करें, स्मॉल पॉक्स वायरस की बात करें, जब भी कोई वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वो वायरस एक पर तो बीमारी करती है, उसके साथ साथ वो उससे लड़ने की इम्यूनिटी भी पैदा करती है। इसी तरह से जब हम इम्यूनाइजेशन करते हैं तो उसके बीमारी के फैक्टर को घटा देते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम को वो वायरस स्ट्रेंथन करती है, जो लाइव वायरस होती है। लेकिन HIV का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि HIV हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर ही अटैक करती है। इसकी वजह से जो शरीर की मामूली खांसी जुकाम और जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उससे शरीर उस बीमारी से शरीर लड़ नहीं पाता, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही हमारा डिफेक्टिव हो जाता है। इसी तरह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से ही TB की प्रेवलेंस जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। जो TB साधारण से ठीक हो जाती थी, अब अगर HIV पॉजिटिव में TB होती है तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर का जो हमारा शरीर की जो खुद की बीमारी से लड़ने की ताकत है, उन सेल्स के ऊपर ही HIV वायरस का जो वायरस है वो काम करता है। धीरे धीरे इम्यून सिस्टम खत्म होते होते बिल्कुल खत्म हो जाता है, CD4 काउंट काफ़ी कम हो जाता है और मृत्यु की तरफ आदमी अग्रसर हो जाता है। जहाँ तक HIV वायरस के शरीर में प्रवेश करने की धारणा है, तो पहले हाई प्रेवलेंस जो थी वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होती थी, लेकिन अभी जो स्टैटिक्स सामने आ रही हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, हमारी जो नंबर 1 पे ट्रांसफ्यूजन हो रही हैं, जो ब्लड की वजह से वो नंबर 1 पे है। इसके बाद जो ब्लड जो है हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड दूसरे रूट से है, इन्फेक्टेड कोई मटेरियल है, उससे तीसरा हमारा कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। और मदर टू चाइल्ड जो है, अगर ट्रांसमिशन जैसे पहले वो बहुत कम मात्रा में हो रही है, वो चौथा इंपॉर्टेंट कारण है, जिसकी वजह से जिस तरह से HIV एड्स जो है वो प्रवेश करता है। जहाँ तक इससे बचाव की बात है, तो जैसे मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण कारण जो आज निकल कर आ रहा है वो है कि ब्लड या ब्लड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जब अगर ट्रांसमिशन होती है, तो अगर पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड किसी वजह से चला जाए तो उसकी संभावना होती है बीमारी होने की। तो कोई भी ब्लड जो है, एक तो ब्लड एक दवाई है, ब्लड को एक अच्छी मेडिसिन समझें और मेडिसिन के तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, और किसी अच्छी ब्लड सेंटर से ही, जो अप्रूव्ड हैं सरकार से, उनसे ही ब्लड लेकर ब्लड लगवाया जाए। दूसरा, ब्लड के प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम IV ड्रग यूजर्स कई बार देखते हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं, उसी नीडल को कई बार एक दूसरे से व्यक्ति को लग जाती है। अगर वो स्टरलाइज नहीं होगी तो इन्फेक्शन होने का खतरा, क्योंकि ब्लड प्रोडक्ट अगर एक व्यक्ति का दूसरे में जाएगा और वो व्यक्ति अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको संभावना रहती है कि आपके आने की। तो ऐसे भी कोई कहीं भी नीम हकीमों से इंजेक्शन लगाने में, यहाँ तक कि भी कहा जाता है कि अगर ब्लड HIV अगर हम कहीं नाई जो यहाँ उसमें शेविंग में ब्लड यूज़ करते हैं, अगर वो पॉजिटिव ब्लड है तो उसकी कंटेमिनेशन से भी संभावना है कि हो सकता है। तो जहाँ पे भी ह्यूमन ब्लड या ह्यूमन सिक्रीशंस आपके कॉन्टैक्ट में आ सकती हैं, तो उसको प्रॉपरली स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट से ही दूसरे व्यक्ति में यूज़ किया जाए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिशन ना हो।
इसके साथ साथ मैं ये भी बताना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि हाथ मिलाने से, बातचीत करने से, टॉवल शेयर करने से या उसकी बात को समझने से, उसके साथ बैठने से, उसके साथ खाने पीने से HIV का वायरस नहीं फैलता। इसलिए उसके साथ दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर किसी व्यक्ति को घर में बीमारी इस तरीके की होगी या समाज में ऐसी बीमारी होगी तो उसको दूसरी दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जो यौन संबंधों से ये बीमारी फैली है, ये दूसरे वजह से भी फैल सकती है। तो उसके साथ मरीज के साथ सहानुभूति होना आवश्यक है। उसको एक मरीज ही समझा जाए। उसने कोई घृणित कार्य किया है और उसके प्रति हमारे में दुर्भावना हो, ऐसा ना समझा जाए। उसको एक मरीज समझ के उसका इलाज किया जाए। लेकिन साथ साथ ये भी आवश्यक है कि अपनी एहतियात भी रखी जाए। जैसे कि हम अगर उसके किसी सिक्रीशन को टच करें तो हम ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ब्लड प्रोडक्ट्स को हम दूसरे को ना जाए, इस तरीके की एहतियात हम रख सकते हैं। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध है। यहाँ पे पहले हम सब स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। यदि स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट और किए जाते हैं और उससे फिर कंफर्म हो जाता है कि जो व्यक्ति है वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है। और इसको कोई भी व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सिविल हॉस्पिटल में आके करवा सकता है। इसके अलावा मैं और भी आपको लिस्ट बताता हूँ कि जहाँ जहाँ ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं। लेकिन स्क्रीनिंग जो हमारे पास एंटीनेटल पेशेंट आते हैं उनकी मैंडेटरी है। उन सभी लोगों की हमारी काउंसलर जो है काउंसलिंग करने के बाद स्क्रीनिंग करती है। बाकी भी कोई व्यक्ति अगर चाहे उसको अपनी जांच कराना चाहे तो वो सीधा काउंसलिंग सेंटर में आके अपनी खून की या जो ये हमारी जांच कराई जाती है HIV की, वो जांच करा सकता है। ये यदि HIV वायरस एक महाप्रलय नहीं बन पाया, इसका एक रुकावट का यही एक कारण है कि जो मैंने आपको रूट्स बताए कि डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में व्यक्ति आता है, चाहे वो सेक्सुअल रूट से होता है या ब्लड प्रोडक्ट से होता है या मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है या इन्फेक्टेड मटेरियल है, उसकी वजह से ट्रांसमिशन होती है। रूटीन में एरोसोल से, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि स्वाइन फ्लू का वायरस एरोसोल से फैलता है, एक मनुष्य से दूसरे को लगता है, उस तरह से HIV का वायरस नहीं फैलता। इसलिए ऐसे मनुष्यों से हम हाथ टच ना करें या उनसे दूर रहें, इसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ब्लड प्रोडक्ट ही जब ट्रांसमिट होता है उससे होगा या सेक्सुअल रूट से होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे ये ब्लड HIV पॉजिटिव का ब्लड जब तक वो लिक्विड स्टेज में रहता है तभी तक वो ट्रांसमिट करता है। यदि वो एक बार सूख जाता है ब्लड तो उसकी ट्रांसमिशन एक दूसरे से होने की जो है क्षमता वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वायरस इसका बहुत फ्रेजाइल वायरस है, वो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है सूखने पर। इसीलिए शायद ये एपिडेमिक नहीं बन पाया और लोग इससे बहुत दूर इस तरह से बचे हुए हैं। इतना प्रिवेलेंस होने के बाद भी जिस तरह से एक महामारी का रूप ले सकता था HIV, इस तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन के वही रूट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि या तो वो ब्लड ट्रांसमिशन से होगा, इन्फेक्टेड मटेरियल से होगा जिसमें सिक्रीशन सलाइवा हो सकता है, या फिर जो आपका रूट है वो जो है जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं ह्यूमन एक दूसरे से जो जाते हैं इसी से ट्रांसमिट होता है। समय पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चले जाते हैं। विशेष कई तरीके की NGOs भी हैं जो इसमें काम कर रही हैं, वो भी लोगों को प्रचार प्रसार का काम करती हैं। आवश्यकता सिर्फ इस चीज़ की है कि पहली चीज़ ये आवश्यक है कि हम इस बीमारी को जानें और इसे एक बीमारी समझें। इसको घृणित नज़र से ना देखें, मरीज को मरीज की तरह समझें और कैसे इससे बचा जा सके, कैसे खुद को बचाते हुए इस बीमारी का इसका आगे जो फैलना वो रोका जा सके, इसकी तरफ एक काम करें। ये मैं सभी आमजनों से अपील करता हूँ।